नमस्कार एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। और बच्चों, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है। इससे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शंस किए, हमने देखा कि स्टेप्स इन अकाउंटिंग, हर बार मैं बोलता हूँ जितने भी वीडियो आते हैं कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में स्टेप्स में कौन सा स्टेप पहले आता है ना। हमने बताया भी था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के आधार पे वाउचर बनते हैं, वाउचर के आधार पे जर्नल एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्री के आधार पे लेजर अकाउंट्स बनते हैं, लेजर अकाउंट्स के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट्स किसका बनाया जाता है बच्चों? फाइनल अकाउंट्स बनता है बिजनेस का, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस एक्टिविटीज में से ही बनेगा ऑब्वियसली। तो उससे पहले फाइनल अकाउंट्स में शुरू करो उससे पहले एक बात बता देते हैं बच्चों। बिजनेस में 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है हमारे पास। अगर आप बोलना चाहे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, हम अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री अलग बात है, उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं उसको। तो हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। उसमें आप देखोगे टाइप्स ऑफ बिजनेस। जो सबसे पहले हम अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, स्मॉल स्केल पे कर सकता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म वो स्टार्ट कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब जिसका सिंगल ओनर हो। सोल का मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप, फर्म मतलब फर्म, कंपनी, कंपनी तो नहीं, फर्म बोल सकते हो, पेड़ी कहते हैं हम उसको। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनरशिप वाली कंपनियां, सिंगल ओनरशिप वाली ऑर्गेनाइजेशंस, बराबर। सिंगल ओनरशिप वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ट्रेडिंग अकाउंट, उसके फाइनल अकाउंट्स की हम बात करेंगे। जो फाइनल अकाउंट्स आज का चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के भी फाइनल अकाउंट्स हो सकते हैं, और कंपनी के भी फाइनल अकाउंट्स हो सकते हैं। इसके भी अलग अलग होते हैं। सर आप तीनों के क्यों अलग अलग लिख रहे हो बच्चों? तीनों का फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, सही है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स हम जब भी बनाएंगे तब उसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनरशिप। तो सिंगल ओनरशिप में ही हम इतने खुश थे, तो फिर हम पार्टनरशिप पे जाएंगे ही क्यों? ऐसा नहीं बच्चों, अगर बिजनेस मुझे एक्सपांड करना है तो शायद मुझे ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो मेरे पास उतना फंड नहीं है, तो एक ऑप्शन ये भी है कि हम दूसरा पार्टनर रख ले जिसके पास फंड हो, वो आए हमारे साथ। या फिर आपके पास फंड है बट काम बहुत ज़्यादा है, तो काम एलोकेट करने के लिए आपके पास कोई नहीं है, तो उसके लिए आप किसी को पार्टनर बना सकते हो। तब हम बिजनेस एक्सपांशन के टाइम पे पार्टनरशिप फॉर्म में जाते हैं, सही है। या फिर डिवीजन ऑफ वर्क के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म पे जा सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म से भी हमारा मन नहीं भरा, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट ही आप पार्टनरशिप फॉर्म में रह सकते हो। उसके बाद आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कंपनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके भी फाइनल अकाउंट्स अलग तरीके से बनते हैं, इसके भी थोड़े अलग तरीके से बनते हैं। अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम में या फिर 11th में जो आप पढ़े हो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पढ़े हो 11th में। आप जो 11 कॉमर्स पढ़ चुके हो तो उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट्स बनते हैं। आप 12th में जब आते हो, जब पार्ट 1 में हम देखेंगे तो तब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स दिखाए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं, और कंपनी का फॉर्मेट भी पार्ट 2 में दिखाया जाता है। अभी हम फर्स्ट ईयर बीकॉम की बात करें तो फर्स्ट ईयर बीकॉम में हमको जो फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। सोल प्रोप्राइटर हम शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट से, सही है। आपको पता चल गया कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इतना तो हमको पता है। चलो सर मैं ये जगह बना लेता हूँ वापस, क्योंकि मुझे जो जरूरत है वो मैंने ऑलरेडी साइड पे बनाया हुआ है। आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट इज ऑलरेडी गिवन। हम फॉर्मेट के बेसिस पे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रट्टाफिकेशन करते हैं। बच्चों रट्टा मार के आपको आइटम्स के नाम शायद याद रह जाएंगे बट उसका कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कंसेप्ट को समझने की हम आज कोशिश करेंगे। मैंने आप देख सकते हो छोटे छोटे फॉर्मेट्स ही बनाए, डिटेल में लंबे लंबे फॉर्मेट्स नहीं बनाए। आपके पास
पैम्पलेट्स है, बुक है, उसके अंदर ऑलरेडी डिटेल में फॉर्मेट होगा। हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, उसमें क्या क्या बनता है, पूरा फोकस अभी इधर देना बच्चों, क्योंकि आज आपने ये समझ लिया तो आपको एग्जाम्पल में देख के कौन सी आइटम का नाम पढ़ोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कहाँ उसकी इफेक्ट जानी चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअली जाना है। अगर एग्जाम में कभी कोई ट्विस्ट करके आपको अलग आइटम दे दी तो उसका भी कंसेप्ट अगर आपको पता हो कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाता है तो आप उस हिसाब से उसको लिख सकते हो, सही है ना। तो लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, सबसे पहले उसमें लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद लिखा जाता है परचेजेस, उसके बाद लिखा जाता है परचेज के रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसके बाद लिखा जाता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आप क्रेडिट साइड पे लिख देते हो सेल, कभी कभी स्क्रैप भी होता है तो स्क्रैप सेल भी लिखा जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक हम लिख देते हैं इधर ही। ये उसका एक सिंपल एंड सोबर फॉर्मेट है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करो, उसमें हर तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, जिसमें एडमिन और ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस के अलग अलग 4 हेड पड़ते हैं। क्रेडिट साइड पे जो ग्रॉस प्रॉफिट इधर हुआ था वो कैरी फॉरवर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया जाता है क्रेडिट साइड पे। बच्चों अगर लॉस होगा, लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो हर बार प्रॉफिट ही हो। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ, लॉस हुआ तो इस तरफ लिखा जाता है। लॉस अगर इधर क्रेडिट में है तो इधर डेबिट साइड पे कैरी फॉरवर्ड होगा, प्रॉफिट इधर कैरी फॉरवर्ड होगा। सेल के अलावा और कोई इनकम आए तो वो सब इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। बहुत बढ़िया सर, वैसे तो पता है हमको, बट फिर भी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम। इसका जो आंसर आता है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो आता है, उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोला जाएगा। नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे कैपिटल में प्लस करके आउटर कॉलम में ले जाते हैं, है ना। फिर उसके नीचे आउटसाइड लायबिलिटीज लिखी जाती है, उसमें कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज होगी, कुछ करंट लायबिलिटीज होगी। असेट साइड पे देखोगे तो फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट्स लिखा जाता है। इन्वेस्टमेंट अलग से लिखा है बट वो भी फिक्स असेट का ही पार्ट है, ठीक है। फिक्स असेट, करंट असेट्स इसमें लिखी जाती है। सर ओवरऑल तो दिखा दिया आपने, बट आप कहना क्या चाहते थे कि कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। बच्चों एक्सपेंसेस कौन से कहाँ जाते हैं वो सब अभी बात 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उससे पहले आप वो देख लो, कोई भी बिजनेस की प्रोसेस हम करते हैं, है ना, प्रोसेस ऑफ बिजनेस के थ्रू ही जो भी होने वाला है एक्सपेंसेस होने वाले हैं, सही है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये लिखा था क्या, ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक किसका होगा, रॉ मटेरियल का। बच्चों रॉ मटेरियल क्यों, मान लो मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है, मेरे पास हमेशा मार्कर रहती है तो उसी का एग्जांपल भी आ जाता है। अगर हमको ये मार्कर बनानी है तो मार्कर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, सही है। तो आपको वो पता होना चाहिए, जब भी हम इधर ओपनिंग स्टॉक की बात करें, जब भी हम इधर परचेजेस की बात करें, तो परचेज भी किस चीज का होने वाला है, परचेज भी रॉ मटेरियल का ही होने वाला है। तो ओपनिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल का होता है, परचेज भी रॉ मटेरियल का होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल का हो सकता है, सही है। तो हम जनरली इधर जो लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में वो रॉ मटेरियल की आइटम लिखते हैं। तो रॉ मटेरियल पहले तो मुझे परचेज करना पड़ेगा, तो परचेज हम कहाँ से करेंगे, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस में रॉ मटेरियल आप सबसे पहले कहाँ से खरीदोगे, सर हम तो मार्केट से खरीदते हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट से ही खरीदोगे, और कहाँ से खरीदोगे, तो मार्केट्स में बहुत सारे सप्लायर होंगे, आप उनके साथ डिस्कशन करके कोई प्राइस फिक्स करके आप उनको एक बार ऑर्डर दे दोगे तो रॉ मटेरियल उधर से परचेज होके आएगा। तो जब मार्केट में से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तब उसकी जो परचेज प्राइस है वो तो मैंने परचेज में लिख दी, बट अभी वो रॉ मटेरियल है कहाँ, मार्केट में। उसको मुझे कहाँ लाना है, फैक्ट्री में। यस सर, मार्केट से निकल के वो आएगा कहाँ, फैक्ट्री, है ना। फैक्ट्री में हम उस रॉ मटेरियल में से अपनी ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको हम शायद जब तक सेल के लिए ना निकले तब तक, बच्चों वेयरहाउस तक आप पहुंच गए, बट जरूरी नहीं है कि वेयरहाउस में ही पड़ा रहा, हमको तो मेन तो सेल करना था। सेल करने के लिए आप वापस मार्केट में जाओगे, आप सेल करने के लिए वापस मार्केट में जाओगे, या फिर अपना खुद का शोरूम बनाया हो सकता है ना, उधर जाएंगे हम। इधर जाके गुड सेल होगा और सेल प्राइस हमारी वापस लिखी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। प्रोसेस तो इतना ही है ना, पूरा प्रोसेस जो है वो तो
इतने में खत्म हो जाता है बिजनेस का। बट बच्चों ये हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। जैसे कि इधर मैंने लिखा है मार्केट में से रॉ मटेरियल में परचेज करने जा रहा हूँ। बच्चों रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए परचेज प्राइस तो आ गई, बट जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली मार्केट में से करो, कभी कभी कोई एजेंट के थ्रू भी किया जा सकता है। अगर आपने कोई एजेंट के थ्रू माल परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, तो उसका एजेंट का कमीशन भी हो सकता है। तो मार्केट में मुझे कमीशन ऑन परचेज होगा तो वो भी पे करना पड़ेगा, है ना। जो मार्केट से फैक्ट्री तक मुझे गुड्स लाना है, कहां से कहां तक, मार्केट से फैक्ट्री तक मुझे गुड्स लाना है, तो बीच में मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा ना। ये रही गाड़ी अपनी, कितनी सुंदर गाड़ी है देखो, है ना। तो हमको ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, तो वो माल को मुझे पहले तो इस ट्रक में चढ़ाना पड़ेगा, सही है। उसको जब चढ़ाते हैं हम, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोडिंग चार्जेस बोला जाता है, सही है। बच्चों लोडिंग चार्जेस करेगा कोई ना कोई, मैन पावर ही होंगे उसमें ऑब्वियसली। तो मैन पावर को मुझे क्या देनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ वेजेस दिया जाना पड़ेगा, है ना कोई मजदूरी, कुछ ना कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। तो उसके लिए लोडिंग चार्जेस, वेजेस है। बच्चों ट्रक में माल भरा है, फैक्ट्री तक आ रहा है, मान लो धीरे 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 आ रहा है, तो आने के लिए जो क्या कौन सा एक्सपेंस मानेंगे, उसको हम भाड़ा बोलते हैं हम देसी भाषा में। अभी भाड़े को आप कैरेज भी बोल सकते हो, उसी भाड़े को आप फ्रेट भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बोल सकते हैं। तो इन सब का मतलब होता तो भाड़ा ही है। बट बच्चों ये माल मार्केट से फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, तो इस कैरेज को हम कैरेज इनवर्ड बोल सकते हैं, सही है। बच्चों और कितने एक्सपेंसेस गिनाऊं, बहुत कुछ हो सकता है। ये ट्रांजिट के दौरान अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए शायद हमने इंश्योरेंस करवाया हो, तो वो इंश्योरेंस भी आ सकता है ना। उसके लिए पैकिंग चार्जेस के एक्सपेंसेस आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकिंग चार्जेस हो कोई, तो उसके भी चार्जेस हमको पे करने पड़ेंगे। तो ये सब एक्सपेंसेस के नाम मैंने लिखे हुए। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कब होते हैं, जब गुड्स हमारा मार्केट से फैक्ट्री में आ रहा हो तब। जैसे ही माल हमारा फैक्ट्री तक आ गया, जैसे ही माल हमारा फैक्ट्री तक आ गया, तो जैसे ये ट्रक में इधर आया था, ट्रक में से माल जैसे हमने इधर चढ़ाया था, वैसे उसको उतारना भी पड़ेगा। यस, उतारना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लोडिंग चार्जेस बोल सकते हैं। माल चढ़ाना हो तो लोडिंग चार्जेस, उतारना हो तो अनलोडिंग चार्जेस। फैक्ट्री के रिलेटेड ये खर्चा हो सकता है। और बच्चों फैक्ट्री में क्या क्या हो सकता है, सोचो ना, आप आराम से सोच लोगे, समझ ही रहे हो, सुन भी रहे हो। रेंट हो सकता है फैक्ट्री का, हाँ सर हो सकता है। फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, उनका वेजेस हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है। फैक्ट्री का भी इंश्योरेंस हो सकता है, सर क्यों नहीं। फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, हाँ जरूर आएगा, उसका भी हो सकता है। बच्चों और कितनी आइटम लिखूं, बहुत कुछ आ सकता है। फैक्ट्री में हम प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन भी आता है, सही है। तो बहुत सारी चीजें फैक्ट्री के अंदर कवर होती है, एटसेट्रा ले सकते हैं हम। फाइन, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। मार्केट से फैक्ट्री तक कुछ एक्सपेंसेस थे वो लिखे, फैक्ट्री में होने वाले कुछ एक्सपेंसेस लिखे। फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, हमारा रॉ मटेरियल को हम लेके आए, फिर उसको प्रोडक्शन में डालेंगे मशीनरी के थ्रू, तो उसमें होने वाले एक्सपेंसेस को भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस में गिना जाएगा। बच्चों सुपरवाइजर होगा, वो भी फैक्ट्री का होगा, तो उसकी सैलरी भी इधर आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, जरूर आ रहा है सर। तो ये सब फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे। इसमें मैंने माल को पूरी तरह से बना दिया, रॉ मटेरियल को लाया, प्रोसेसिंग के थ्रू फैक्ट्री में मैंने उसको मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको वेयर हाउस में ले जाएंगे, है ना, या फिर मार्केट में या शोरूम में ले जाओगे, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। बच्चों इधर से उधर ले जाने के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस होता है, वो भी वन काइंड ऑफ, तो मुझे याद आ रहा है, कैरेज एक्सपेंस होता है। बच्चों इधर भी आपने सर कैरेज लिखा था, उधर भी लिख रहे हो, दो दो बार क्यों लिख रहे हो। अरे यार कैरेज ये लिखा था मैंने इनवर्ड, मतलब रॉ मटेरियल जब मेरी कंपनी में आ रहा था तब का कॉस्ट है ये अभी मेरी फैक्ट्री से जा रहा है, तो ये एक्सपेंसेस कैरेज तो है ही, बट कैरेज आउटवर्ड बोला जाएगा, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड। फिर उधर भी मुझे लेना हो, वेयर हाउस है, तो उसका भी रेंट, उसमें इंश्योरेंस होगा, क्यों नहीं, जरूर होगा।
इलेक्ट्रिसिटी बिल वेयर हाउस की आती है, जरूर आता है। तो आप जितने एक्सपेंसेस इधर लिख सकते हो, मेजोरिटी सभी एक्सपेंसेस उधर भी आएंगे। उसमें भी कुछ लोग काम करते हैं, उनकी भी सैलरी वेजेस आएगा, जरूर आएंगे। सही है, तो वो सभी एक्सपेंसेस इधर भी आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। मैंने इधर वेयर हाउस में से चलो एक आध एक्सपेंस और लिख देता हूं, तो ऐसा ना लगे कि लिखा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। फैक्ट्री से वेयर हाउस, वेयर हाउस से मार्केट में या शोरूम में, या फिर डायरेक्ट फैक्ट्री से मार्केट या शोरूम में भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बट ठीक है, हम मानते हैं वेयर हाउस से मार्केट में या शोरूम में जा रहे हो। जो शोरूम में ले जा रहे हैं तो इधर से ले जाने का भी खर्चा, वो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो इस मार्केट या शोरूम में भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी इंश्योरेंस हो सकता है, वो भी लगेगा। बच्चों ये शोरूम में या मार्केट में कुछ लोग काम कर रहे होंगे, उनकी सैलरी भी लगेगी, है ना। उस शोरूम का भी हम रेंट पे कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, है ना, उसका भी रेंट आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। बच्चों मार्केट या शोरूम में हमारे सेल्स के और मार्केटिंग के लोग भी होंगे, जो हमारा गुड्स सेल करने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो उनकी भी सैलरी आ सकती है। तो कई सारे दूसरे एक्सपेंसेस मार्केट या शोरूम के रिलेटेड हो गए। आपने समझा होगा कि हमने क्या किया है अब तक, एक पूरा प्रोसेस ऑफ बिजनेस समझने की कोशिश की है कि बिजनेस में होता क्या है। जनरली कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है हमको, तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल मार्केट में से परचेस करते हैं। उसके रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हमने लिखे, जैसे कि कमीशन, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, लोडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, पैकिंग एटसेट्रा। उस मार्केट से फैक्ट्री तक माल लाना है, तो उसके लिए कैरेज चार्जेस, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो सब आ गया। उधर हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकती है, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे खर्चे इसमें भी आ सकते हैं। उसके बाद गुड्स वेयर हाउस में जाएगा या मार्केट में या शोरूम में जाएगा, तो उसके रिलेटेड खर्चे हमने उधर लिखे। उसके बाद हमारा माल बिकेगा और उसमें से हमको अमाउंट मिलेगी। कुछ भी कर लो, इतने के अंदर ही हमारा पूरे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सही है, तो ये समझने के लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है। आप उतना याद रख लो कि ओपनिंग स्टॉक परचेस तो छोड़ दो, परचेस एक्सपेंसेस में इसमें से किसको मानूंगा, सर ये रहे, है ना, ये जितने भी खर्चे हैं ये वाले, वो सब तो परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ये सब खर्चे कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। सर वाह, ये तो जादू हो गया, समझ गए अच्छी तरह से। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह वगैरह जो भी आएगा वो सब इधर आना चाहिए। तो एक और आइटम जोड़ देते हैं हम, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टैक्सेस हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सभी खर्चे परचेज रिलेटेड खर्चे माने जाएंगे। सर आपने तो फैक्ट्री एक्सपेंस भी लिखा था, हाँ तो ये रहे, तो फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चे, मतलब जब तक मेरा गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो जाता उसके रिलेटेड सभी खर्चे वो भी मेरे कहाँ जाने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। सही है सर, तो हम समझ गए इस पूरी कहानी में आपने इतने जितने भी खर्चे थे, जब तक हमारा माल हम मार्केट से खरीदते हैं और गुड्स प्रोड्यूस हो जाता है, तब तक के सारे खर्चे हमारे कहाँ गए, ट्रेडिंग अकाउंट में। सर इसी सारे खर्चों को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर आपने इधर ब्रैकेट में कब से लिख के रखा है, बट बोला नहीं, बट अभी बोल रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कौन से खर्चे, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर गुड्स प्रोड्यूस होने तक जितने भी खर्चे लगते हैं वो सब मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सब मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सभी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। सभी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो सर, अभी आपने तो बताया। हाँ मैंने ही बताया, बट आप लोग ध्यान दो ना, मैंने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी बोला है। मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस नॉर्मल एक्सपेंसेस। सर ये नया वेरिएंट कहाँ से लेके आ गए, कोविड जैसा? नहीं नहीं, कोई वेरिएंट नहीं है बच्चों, आप खुद समझ जाओगे कि भाई ये डायरेक्ट के अंदर दो तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक होगा नॉर्मल और एक हो सकता है एबनॉर्मल। नॉर्मल नाम सुन के समझ में आता है, नॉर्मल मतलब क्या, सॉरी नॉर्मल एक्सपेंस मतलब क्या।
नॉर्मल एक्सपेंस मतलब कौन सा एक्सपेंस जो मुझे समझ में आता है कि ये मेरा खर्चा होने वाला है, और वो जनरल खर्चा जो होता है ये हर किसी का, उसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल एक्सपेंस। सही है। जैसे कि सर वेजेस पे कर दिया, नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है। रेंट पे कर रहे हैं, नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस नॉर्मल है, हाँ जरूर नॉर्मल है। तो ये सब खर्चे क्या हो रहे हैं मेरे? नॉर्मल खर्चे हैं। नॉर्मल कुछ स्क्रैप हो रहा है, इधर स्क्रैप का नाम यूज किया था ना, फैक्ट्री में बनाते बनाते मान लो कहीं ना कहीं प्रोसेस में थोड़ा बहुत स्क्रैप निकल रहा हो, ठीक है, तो वो स्क्रैप भी जो हो रहा है वो कौन सा लॉस है मेरा? नॉर्मल लॉस है। सही है। उस स्क्रैप को मार्केट में बेचूंगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, वो हम इधर लिखेंगे कब? फैक्ट्री के अंदर बनाते बनाते। अगर कोई स्क्रैप में जा रहा है माल, भंगार में जा रहा है, तो भंगार माल अगर हम बेचेंगे तो वो इनकम है, बट भंगार माल जो हुआ वो तो मेरी लॉस था। बट वो कैसा लॉस है बच्चों? नॉर्मल। कैसा है? नॉर्मल। ये जो भी खर्चे दिख रहे हैं कैसे हैं? नॉर्मल। तो सर एब नॉर्मल क्या, वो बता दो। इसीलिए तो खड़े हैं बेटा हम। एब नॉर्मल लॉस मतलब हमने सोचा नहीं है कि ये मेरा लॉस होगा और फिर भी हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि ये खर्चा भी होने वाला है, बट हो गया। हुआ क्या? ये इतनी मस्त सुंदर गाड़ी जो दिख रही है आपको, वो गाड़ी चलाते चलाते बंदा आ रहा था और बीच में आया एक, क्या आया मेरे को एक तो समझ में नहीं आता कैसे बनाऊं, बट मेरा ड्राइंग आप समझ जा रहा। बीच में आया ये प्यारा सा डॉगी, ठीक है, डॉगी जैसा नहीं लग रहा सर, पत्थर रख ले, पत्थर, हाँ ये बड़ा सा पत्थर है बीच में, तो उनको दिखा नहीं, झपकी लग गई होगी तो पत्थर को बचाने में उन्होंने एकदम से टर्न मारा और बीच में कहीं धड़ाम करके एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अभी एक्सीडेंट होने की वजह से ना इसमें से आधा माल जो था वो रास्ते पे ही गिर गया। आधा माल जो था रास्ते पे गिर गया। क्या हम सोच के बैठे थे कि एक्सीडेंट करेगा, पत्थर आएगा, झपकी लगेगी, आधा माल गिर जाएगा? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। तो वो आधा माल गिरने से जो मुझे नुकसान होता है, आधा माल गिरने से जो मुझे लॉस हुआ, उसको मैं बोल सकता हूँ एबनॉर्मल लॉस। यस, क्यों नहीं बोल सकते? तो अगर ऐसा कोई लॉस हुआ मेरा, लॉस ड्यू टू, ये एक तो मैंने अभी अभी बात हुई हमारी कि लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, वो तो आएगा ही। और कोई लॉस? यस, लॉस ड्यू टू फायर, है ना। फिर ऐसा बोल सकते हो गुड्स स्टोलन से हुआ नुकसान, है ना। लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन ऐसा लिखो। तो ये जो भी सब लॉसेस है वो सब लॉसेस कैसे है? एबनॉर्मल लॉसेस। और एबनॉर्मल लॉसेस की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होती। तो एबनॉर्मल लॉसेस की एंट्री कहाँ होती है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। ठीक है, वो बता दिया मैंने आपको। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में चला जाएगा और उसको हम उधर ले लेंगे। सही है। मुद्दा क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या? सर ट्रेडिंग अकाउंट में जो आने वाला है ना, उतना समझ में आ रहा है, सब तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, बट डायरेक्ट अकेला नहीं, डायरेक्ट प्लस नॉर्मल होगा तो ही ट्रेडिंग में आएगा। बट अगर एब नॉर्मल हो गया तो वो चला जाएगा P&L के अंदर, भले वो डायरेक्ट है फिर भी। सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। आपको लिखना है लिखते रहना। बट हाँ, एक और बात तो रह गई, इतने में हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है। मुझे पता है किसी के दिमाग में तो सवाल जरूर आया होगा कि सर आपने मार्केट से फैक्ट्री ले लिया, फैक्ट्री वाले लोग ले लिए, वेयरहाउस वाले ले लिए, मार्केट वाले ले लिए, सेल्स वाले ले लिए, तो आपने कौन से नहीं लिए? बच्चों, इन सबको जो हैंडल करता है उसको तो मैंने लिया ही नहीं। इन सबको जो हैंडल करता है कौन? जहां आप लोग भी बैठोगे, ऑफिस, जहां आप लोग भी बैठोगे, ऑफिस। अकाउंट्स वाले उधर ही बैठते हैं। इन सबको मैनेजमेंट कहाँ से होता है? ऑफिस से। मैनेजमेंट वाले हर कोई कहाँ बैठेंगे? ऑफिस में। वो इधर बैठ के किसका मैनेजमेंट करेंगे? वो इधर बैठ के फैक्ट्री का भी मैनेजमेंट करेंगे। सही है। माल लाना ले जाना वो भी हैंडल कर सकते हैं। वो उधर बैठ के वेयरहाउस का भी मैनेज करेंगे, वो इधर बैठ के शोरूम को भी हैंडल करेंगे। तो ये हर चीज को हैंडल करने वाले होते हैं कौन? ऑफिस वाले। और ऑफिस में भी सर एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, क्यों नहीं? ये सब खर्चे उधर लिख दो, जैसे कि ऑफिस में बैठने वालों की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी। ऑफिस में तो कुछ और एक्सपेंसेस भी आते हैं, जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस, हाँ उधर ही होता है ज्यादातर। पेपर वेपर सब उसमें आ गया, जेरोक्स वेरोक्स सब इसमें आ जाती है, पेन रबर वगैरह वगैरह जो भी यूज होता है, तो वो सब स्टेशनरी एक्सपेंसेस में आना चाहिए। ठीक है। आजकल तो भाई टेलीफोन चार्जेस भी लगते हैं। आजकल तो भाई सर, पहले तो नहीं हुआ करता था, बट अभी तो इसके अलावा दुनिया नहीं चलती। इंटरनेट का एक्सपेंसेस होगा वो भी ऑफिस ही बेयर करती है।
है ना। अदर मैन पावर के रिलेटेड जो भी परमिशंस लेनी हो, गवर्नमेंट में लीगल परमिशंस लेनी हो, वो सब भी ऑफिस में ही बैठते हैं। तो उन सब के रिलेटेड एक्सपेंसेस सब कहाँ जाने चाहिए? ऑफिस एक्सपेंसेस में। आपने देखा मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस भी ये ब्लू बॉक्स से बाहर ही रखा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस सॉरी ऑफिस एक्सपेंसेस इज ऑल्सो नॉट माई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल गुड। तो अब तक हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे थे। ट्रेडिंग अकाउंट में अभी आप समझ गए हो कि कौन से एक्सपेंस आते हैं। सर बहुत अच्छी तरह से समझ गए। ओपनिंग स्टॉक में परचेज, फिर परचेज एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो आपने दिखाया कि कहां से कहां तक पूरी कहानी उसकी चलती है, वो सब एक्सपेंसेस इसमें आ जाने चाहिए। उसमें ये भी आ गया, स्क्रैप सेल भी फैक्ट्री के थ्रू ही आने वाला है। ऑल गुड। तो ये बंद कर देंगे। हमको जो मिलता है बोला जाता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को लेके आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे सभी एक्सपेंसेस को लिखेंगे। जैसे कि सर आपने हेडिंग लगाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो समझ गए, तो पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? अरे बोलने की बात है, आपको तो अच्छे से ही पता है कि सर इतने डायरेक्ट थे, तो बाकी ये सब जो आपने लिखा है कि वेयर हाउस के रिलेटेड, मार्केट शोरूम के रिलेटेड, ऑफिस के रिलेटेड, ये सभी खर्चे कौन से होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा? हाँ, आप देख सकते हो ना, इधर मैंने हेड भी लगाया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंस। आ गया इधर? हाँ देवा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गया इधर? हाँ जरूर आ गया। सर फाइनेंस एक्सपेंस आपने लिखा है, वो नहीं लिखा आपने कहीं। बच्चों फाइनेंस एक्सपेंस भी हैंडल करने वाले लोग तो इधर ही बैठते हैं जनरली, ऑफिस में ही। ठीक है। अभी फाइनेंस एक्सपेंस में होते कौन से एक्सपेंस है? फाइनेंस का मतलब ही क्या? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फंड आप कहां से ला रहे हो बिजनेस करने के लिए? आपको पता है मालिक लेके आता है वो तो कैपिटल है, बट कभी कभी लोन भी लाई जाती है, मालिक लेके भी आता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कभी कभी, है ना। लोन लोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। बैंक का यूज मैक्सिमम होता है बिजनेस में, उसके लिए भी बैंक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो आप कहना चाहते हो कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो फाइनेंस एक्सपेंस है? यस, हाँ है। हम मैं कहना चाहता हूँ कि बैंक चार्जेस होता है वो भी फाइनेंस एक्सपेंस है। तो आपको इंटरेस्ट और फंड आप जहां से भी लाते हो उसके रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो सबको माना जाता है फाइनेंस एक्सपेंसेस, वो भी हेड है। ऑल गुड। तो जितनी चीजें मुझे इसमें समझ में आ रही है इधर तक, तीनों आइटम, वो सब तो इधर ही आएगी। अभी इन सब के अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑफिस की बिल्डिंग है ना, तो हमारी है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज भी आता है, तो वो भी एक हमारे लिए लॉस ही है, एक्सपेंस ही है, तो वो अदर एक्सपेंसेस में चले जाएगी। फिर समझ में आया? अगर ऑफिस का है तो ऑफिस में जाएगा, बट नहीं समझ में आया कि कहाँ का है ये, तो उसको हम अदर में ले जाते हैं। दूसरे कोई लॉसेस, जो इधर लॉसेस आए थे ना, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, गुड्स स्टोलन, ये सभी आइटम कहाँ चली जानी चाहिए सर? अदर एक्सपेंस में, क्योंकि इसमें ये कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि ये था तो डायरेक्ट ही, बट लिखेंगे एबनॉर्मल होने की वजह से P&L में, तो वो सब अदर में जाता है। किसी को हमने क्रेडिट सेल किया हो, डेटर बन जाता है, डेटर कभी पैसे नहीं देता तो उसको बेड डेप्ट बोलते हैं, तो बेड डेप्ट भी कहाँ जाएगी? अदर एक्सपेंसेस में। तो मेजोरिटी चीज तो हमको समझ में आ रही है कि ये तीन में जो ना जाए ना वो अदर में आ जाता है, और जनरली अदर के अंदर लॉसेस ही होते हैं, एक्सपेंसेस नहीं होते। लॉस और एक्सपेंस में फर्क है ना, जरूर फर्क है। तो जो चीज इधर नेट प्रॉफिट तक हम पहुंच गए, नेट प्रॉफिट आ जाने के बाद नेट प्रॉफिट को हम ले जाते हैं कहाँ? बैलेंस शीट के अंदर। जो बैलेंस शीट की दो साइड बनती है, एक लायबिलिटीज एक असेट्स। लायबिलिटीज साइड पे शुरू करते हैं हम कैपिटल से, जो ओनर लेके आता है वो, प्लस ये प्रॉफिट है वो भी उसी का है, तो उसी में हम प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर अदर लायबिलिटीज होती है, उसमें कुछ नॉन करंट होगी, कुछ करंट हो सकती है। अभी नॉन करंट मतलब कैसी? मोर देन 12 मंथ जिसमें लगे, जिसको रीपे करने में मोर देन 12 मंथ्स का टाइम हो, उसको हम बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। जिसको रीपे विद इन 12 मंथ में करना पड़े उसको बोल सकते हैं हम करंट लायबिलिटीज। ऑसम। फिर असेट साइड देख लो, फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है और करंट असेट्स है। फिक्स असेट मतलब कैसी असेट? वही जैसे इसमें लिखा है, मोर देन 12 मंथ लगे वो फिक्स असेट है। करंट असेट मतलब लेस देन 12 मंथ लगे वो करंट असेट है, जिसको रिकवर होने में, जिसका पैसा वापस आने में, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। पहले मुझे आप वो बताओ, मैं आपको सुन सकता हूँ, ऐसा मत सोचना नहीं सुन सकता। आप जवाब दे रहे हो हाँ सर ऐसा, कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्लियर है कि जिसमें कौन से तरह के एक्सपेंस आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्लियर है कि जिसमें कौन से तरह के एक्सपेंसेस आने वाले हैं।
बैलेंस शीट की बात अभी करने वाले हम कर रहे हैं कि लायबिलिटी क्या हो सकती है, इसमें कौन सी आइटम आ सकती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बट अगर इतना क्लियर है तो मेरे मन को शांति, ठीक है। और कंसेप्चुअली समझे हो आप, अभी आपको ये सब आइटम्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंसेप्चुअली क्लियर हो गए हो। आपने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर फोटो ले लो, हो जाएगा काम अपना। बच्चों आपके लिए एक नाम रखते हैं हम, फैक्ट्री रेंट। बताओ कहाँ जाएगा? सर फैक्ट्री लिख दिया आपने, ये रहा, बहुत बढ़िया। सी कितने स्मार्ट हो आप लोग, तो ये जाना चाहिए कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर आप लिख दो एक बात एक और कि इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स जब आउट ऑफ इंडिया से परचेज किया जाता है ना, तब टैक्स लगता है, विच इज कॉल्ड एज इंपोर्ट ड्यूटी। सर परचेज करते वक्त लगता है, परचेज करते वक्त लगता है, तो ये कॉस्ट भी कहाँ जानी चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, है ना। सर आप लिखो कैरेज, बट कैरेज में कुछ पता नहीं है क्या लिखा है, ना इनवर्ड लिखा है ना आउटवर्ड लिखा है। बच्चों जब भी सिर्फ कैरेज लिख के दे दिया हो एग्जाम्पल में, तो वैसे ही मानना कि वो कैरेज कौन सा है, इनवर्ड वाला, तो वो भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी धीरे धीरे करके। ये एक्सपेंसेस के नाम मैं बोले जा रहा हूँ, आप बोले भी जा रहे हो, यहाँ आएगा वहाँ आएगा। चलो एक और नाम लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? आप खुद सोचो कि डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट गिवन, कब दिया जाता है डिस्काउंट? सेल के वक्त, और सेल के वक्त अगर दिया तो अरे बेनिफिट है ना, किसका? सामने वाले का। मैंने कब दिया? सेल के वक्त। तो आप देखो कहाँ हुआ ये, मार्केट में नहीं, फैक्ट्री में नहीं, शोरूम के टाइम पे, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सॉरी। तो ये जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बहुत अच्छी बात है। डेबिट साइड पे मान लो कुछ डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। कब होता है डिविडेंड रिसीव्ड? आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो शेयर्स में, उधर से कुछ इनकम आ रही हो, उसको डिविडेंड रिसीव्ड बोला जाता है। या फिर कहीं आपने एफडी में या वगैरह वगैरह जगह पे इन्वेस्ट किया हो, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये कौन क्या हो गया? रिसीव्ड है ना, तो क्या हो गया? एक्सपेंस है कि इनकम? पहले तो वो समझो। ऑब्वियसली सर इनकम है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम ही तो आती है, तो इनकम ये कहाँ जानी चाहिए? यहाँ तो बच्चों सेल आता है और स्क्रैप सेल आता है और कुछ नहीं आता, बाकी सब इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जानी चाहिए। तो ये भी क्रेडिट साइड पे जाने वाली आइटम है, बहुत बढ़िया। देखो आप खाली नाम से बता रहे हो कि कहाँ जाएगी चीजें, है ना, कितने स्मार्ट हो आप। एक और नाम ले लो, बैड डेप्ट। व्हाट इज दिस? डेप्ट मतलब डेटर बोल दो, हमारे जो डेटर थे ना वो बैड हो गए, मतलब उसने बोल दिया कि अभी पैसा नहीं दूंगा मैं, तो लॉस हो गया मेरा। तो ये लॉस भी कहाँ जाना चाहिए? मैंने बताया था अदर एक्सपेंस में होता है, सेल होने के बाद हो रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा। सही है। ऐसी कई सारी चीजें मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, पर ऐसे ही आपको एग्जांपल्स में चीजें मिलेगी और आप पढ़ पढ़ के खुद डिसाइड कर सकते हो कौन सी चीज कहाँ जाएगी, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब चीजें मैं वापस मिटा देता हूं। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। बस थोड़ी सी बात और है, सुन लो शांति से और ध्यान से सुनना बच्चों, इधर उधर मत देखो, इधर ध्यान दो, देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। बच्चों बैलेंस शीट में दो ही चीज है, एक लायबिलिटीज, असेट्स, ठीक है। तो एक तरफ आती है लायबिलिटीज, एक तरफ आती है असेट्स। जो लायबिलिटीज और असेट्स में सबसे पहले हमने लिखा हुआ था कैपिटल, लायबिलिटीज साइड पे क्या लिखा हुआ था सर? आपने लिखा है कैपिटल। कैपिटल किसकी होगी? याद है ना हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें कैपिटल बोलते थे हम, शेयर ऑफ ओनर इन टोटल असेट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। मैंने तो रिवाइज करवा दिया। तो कैपिटल होगी वो, उससे कुछ पैसे आएंगे। मान लो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था अराउंड 50 लाख का,
तो उस 50 लाख मेरे बिजनेस में आए और पैसे की जरूरत है मुझे, तो टोटल बहुत सारे पैसे चाहिए थे, अराउंड 75 लाख जितना। तो कैपिटल तो आ गई, कैपिटल में मैं प्रॉफिट अगर होगा तो ऐड करूंगा, अभी हम बात नहीं कर रहे उसकी, अभी हम बात करते हैं कुछ और चीज की। मुझे और पैसे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैंने बैंक के पास से क्या कर दिया, लोन ले ली। लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट विंटरेस्ट हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है। मैंने बैंक लोन ले ली और बैंक लोन मिली मुझे 20 लाख की, सही है। मुझे बच्चों इतने सारे पैसे मिल गए, 70 लाख जितने। तो इतने पैसों से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा नहीं। स्टार्ट करने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, कुछ असेट्स खरीदनी पड़ेगी, मुझे फैक्ट्री चाहिए, मुझे जगह चाहिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। सुन रहे हो ना, क्या क्या चाहिए, मुझे जगह चाहिए, मुझे उस पर शेड बनाना है, तो उसको शेड को हम बोल देते हैं बिल्डिंग। लैंड चाहिए मुझे, फिर बिल्डिंग चाहिए मुझे, बिल्डिंग से काफ़ी, इतना हो जाने से काफ़ी है, नहीं नहीं, पूरा प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, मुझे प्लांट चाहिए, पूरा प्लांट भी चाहिए। सिर्फ प्लांट से काम नहीं चलेगा, प्लांट के साथ साथ मशीनरीज भी चाहिए, है ना। फिर उसके अंदर इतने से भी काम नहीं चलेगा, उसके अंदर मुझे थोड़े बहुत फर्नीचर की रिक्वायरमेंट भी आएगी, क्योंकि स्टोरेज मेंटेन करना है, कपबोर्ड्स है, लोगों को बिठाना है, वो सब कहाँ जाएगा फिर, ठीक है। उसमें रैक्स वैक्स बनाने हैं, वो सब चीज़ें कहाँ जाएगी, तो वो सब इधर आ सकता है। तो लैंड मैंने ले ली 25 लाख की, बिल्डिंग मैंने उसके ऊपर बना दी 15 लाख की, तो हो गए कितने, 40 लाख। प्लांट एंड मशीनरी में ले आया और 15 लाख की, हो गए कितने, 55 लाख। फर्नीचर मैंने बनवा दिया टोटल 5 लाख का, हो गए कितने, 60 लाख। तो 10 लाख और बचे, ठीक है। तो ये सब चीजें खरीदने से भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो सिर्फ अभी खरीदा है, सब सेटअप तैयार किया, उसके बाद उसको चलाना भी तो है बिजनेस को, मुझे बिजनेस को चलाना भी तो है। क्योंकि ये लैंड आज खरीदी है, सालों तक रहेगी मेरे पास, बिल्डिंग बनाई है वो भी रहेगी सालों तक, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख में अभी लाया हूँ मैं, उसको मैं चलाऊंगा तब मुझे रिटर्न देगा, बाकी तो बड़ा रहेगा, उसकी भी लाइफ होगी अच्छे खासे साल तक, एक साल में खत्म थोड़ी हो जाता है मशीन। फर्नीचर भी चलेगा लंबे साल तक। ये मैं साल ईयर्स की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी चीजें मुझे मोर देन 12 मंथ्स तक बेनिफिट देने वाली है ना। तो ये मेरे लिए क्या हो जानी चाहिए, फिक्स्ड असेट्स, है ना। ये सब मेरे लिए क्या हो जानी है, फिक्स्ड असेट। और ये चारों की चारों असेट फिक्स तो है ही, बट साथ साथ में टेंजिबल असेट्स भी है। देखो आप, साथ साथ में क्लासिफिकेशन भी शुरू हो चुका है असेट्स का। एक हो गई है असेट्स का एक क्लासिफिकेशन, फिक्स असेट, मतलब आप उसको नॉन करंट असेट भी बोल सकते हो, जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ तक मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है। ये सब मेरी टेंजिबल असेट्स भी है। और जो बिजनेस कर रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग आपका खुद की कोई पैटर्न है तो ठीक है, आप उसकी पैटर्न करवा सकते हो, बट किसी और का प्रोडक्शन टेक्निक आप यूज करना चाहते हो तो उसमें एक और चीज आती है, विच इज कॉल्ड एज पेटेंट, है ना। पेटेंट है, फिर शायद कॉपीराइट है, वो सबका भी पेमेंट शायद करना पड़े आपको, ठीक है। बच्चों ये पेटेंट कॉपीराइट फिजिकली दिखने वाली चीज नहीं है, बट उसका भी एक्सपेंस लग सकता है। मान लो इसका लग गया 10 लाख, तो ये जो चीजें नहीं दिखती, एक और नाम आता है इसमें, जनरली आप पढ़ोगे तब आते रहेंगे, गुडविल, ठीक है। ये सब एक्सपेंसेस जो है मेरे, वो सब असेट्स माने जाएंगे, ठीक है। और ये जो असेट है जो दिखती भी नहीं, जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, टेंजिबल का मतलब ही होता है विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, उसको हम बोल सकते हैं टेंजिबल असेट्स। बट विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, बट इट इज देयर, उसकी वैल्यू फिर भी है, उसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल असेट्स। वो भी फिक्स असेट का ही पोर्शन है। तो आप देख रहे हो इधर से बैलेंस शीट और वही चीज इधर दिखे जा रही है, ऑल गुड। तो जो 70 लाख आए थे, 70 लाख तो चले भी गए, 70 लाख आए थे, 70 लाख चले भी गए। तो अभी इतने से बिजनेस शुरू हो जाएगा नहीं, अभी तो बच्चों रॉ मटेरियल परचेज करना बाकी है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल वालों को कुछ पैसे देने होंगे, जहां से खरीदोगे सप्लायर्स के पास से, तो अगर मान लो कि उन सप्लायर्स ने हमको एक बेनिफिट दे दिया कि उधार पे माल दे रहे हैं, तो क्रेडिट परचेज करने वाले को हम बोलते हैं क्रेडिटर, सामने वाला हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। तो उसमें हमने 10 लाख के क्रेडिटर हो गए मान लो,
कुछ और पैसे की जरूरत थी तो हम बैंक के पास गए और बैंक के पास से हमने बैंक ओवरड्राफ्ट भी बनवा लिया 5 लाख का। तो 15 लाख का और फायदा हो गया। ठीक है। शॉर्ट टर्म, अच्छा ये थी लॉन्ग टर्म, सॉरी मिटा देता हूं, ये था लॉन्ग टर्म लोन। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इधर लिखा है नॉन करंट लायबिलिटीज। सो दिस बैंक लोन कैन बी कॉल्ड एज माय लॉन्ग टर्म, या फिर उधर जो वर्ड यूज किया था वही लिखता हूं मैं, नॉन करंट लायबिलिटीज माना जाएगा इस बैंक लोन को। ठीक है, तो ये एक बड़ी हो गई। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं, इधर 25 लाख कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पैसे थोड़े और आ जाए मेरे पास। ले लिए। अभी ये हो गया क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों इनको पैसे चुकाने पड़ेंगे बहुत जल्दी, विद इन 12 मंथ्स। इसको भी देना पड़ता है जनरली विद इन 12 मंथ्स, जनरली वर्ड यूज किया है मैंने। तो ये नॉन करंट थी, तो ये कौन सी हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, विद इन 12 मंथ वाली आई। तो बच्चों क्रेडिटर ही कन्वर्ट होते हैं बाद में बिल्स पेएबल पे। तो ऐसा मान लो बिल्स पेएबल भी था 2 लाख का। टोटल कितने पैसे हुए, 75 प्लस 80 90 92 लाख रुपीस जितने हो गए मेरे पास टोटल, 92 लाख। ठीक है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होना चाहिए हमेशा बैलेंस शीट का आंसर। अगर टैली हो रहा है तो चांसेस है कि आपका आंसर सही हो, चांसेस है। ठीक है बच्चों, फिक्स असेट्स तो आ गई, वो टोटल हमने उसमें इन्वेस्ट कर भी दिया है। टोटल कितना कर दिया, 30 और 35 प्लस 40 60 70 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है बच्चों। बट अगर आपको बिजनेस करना है तो सिर्फ कैश सेल करोगे तो काम नहीं चलेगा, कभी कभी क्रेडिट सेल भी करना पड़ता है। कभी कभी क्या, मेजोरिटी क्रेडिट सेल ही होता है। अगर क्रेडिट सेल होगा तो उतना पैसा हमारा उधर फंड अटक जाएगा। ठीक है, तो जितना अटकेगा उसको हम बोलेंगे डेटर्स। जो भी कस्टमर्स है उसको हम डेटर बोलते हैं। तो डेटर की अमाउंट है मान लो कुछ 10 लाख रुपए, अभी भी क्रेडिट सेल पे है ना। फिर जो कुछ कैश भी तो चाहिए हमारे पास, कैश बाद में। ये रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा था उसका कोई क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा हो, वो भी मेरे लिए असेट है जिसका यूज मैं करूंगा फ्यूचर में। तो मान लो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा था सॉरी 7 लाख का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा था 7 लाख का। और बाद में लास्ट में कुछ पैसे और फंड, लिक्विड फंड भी साथ में रखना पड़ता है भाई। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कहीं ना कहीं रोकड़े में रखो या बैंक में रखो, आजकल तो ऑनलाइन ही होता है, बट कैश हो या बैंक हो, वो भी मेरे पास कुछ फंड रखना पड़ता है। मान लो मैंने वो थोड़ा फंड मेरे पास रखा विच इज 4 लाख अराउंड। ठीक है, जो डेटर को ही हम कन्वर्ट करके बिल्स रिसीवेबल में ला सकते हैं। ये कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में हो चुका है, लास्ट टू लास्ट में। तो बिल्स रिसीवेबल मान लो 1 लाख का। ये सो भी आइटम है, डेटर, स्टॉक, कैश एंड बैंक, बिल्स रिसीवेबल, वो सब विद इन 12 मंथ हमको उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जो मिलना है वो मिल जाएगा। विद इन 12 मंथ मिलने की वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, करंट असेट्स। ठीक है, ये हो गई फिक्स असेट, ये हो गई करंट असेट्स। इतनी ही चीज आएगी क्या, नहीं नहीं और भी कुछ आ सकता है भाई, तो शांति रखो। तो ये स्टॉक जो था वो कौन सा था, वो लिखना रह गया ना तरह। ये क्लोजिंग स्टॉक होता है बच्चों, ना कि ओपनिंग, क्योंकि अभी जो बचा है वही फ्यूचर में यूज कर सकते हैं ना। ओपनिंग वाला तो कैसे यूज करेंगे, आज का क्लोजिंग है तो वो कल का ओपनिंग हो सकता है। सही है, तो हम कौन सी बात समझ रहे थे बच्चों, बैलेंस शीट की बात कर रहे थे। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है और असेट है। लायबिलिटीज साइड पे शुरू करते हैं हम कैपिटल के साथ, फंड लेकर आए, फिर हम कुछ लोन लेकर आए 25 लाख की, 75 लाख हो गए। फिर कुछ क्रेडिटर्स थे, बैंक ओवरड्राफ्ट थे, बिल्स पेएबल थे, ये सब हम लेके आए, टोटल 92 लाख हो गया हमारा। ठीक है, 92 लाख को हमने कैसे इधर इन्वेस्ट किया वो भी देख सकते हो। कुछ फिक्स असेट ली थी हमने 25 की, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह वगैरह, गुडविल, ये सब हमने लिया विच इज कॉल्ड एज फिक्स असेट्स। वही टोटल हमारी कितनी हो गई थी, 45 70 लाख हो गई थी। 70 के बाद हमने और 10 लाख के क्रेडिट सेल हुआ तो डेटर हो गए, तो कितने हो गए 80 लाख। 80 लाख के बाद 7 लाख का क्लोजिंग स्टॉक भी था तो 87 लाख हुआ। कैश एंड बैंक हमने 4 लाख का रखा था तो 91 लाख हुआ, और लास्ट में बिल्स रिसीवेबल भी हमने रख दिया तो विच इज 1 लाख। ठीक है, तो टोटल हुआ हमारा 92 लाख। तो दोनों साइड मेरी टैली भी हो गई,
बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी चाहिए। हम ये क्यों कर रहे थे, आपको समझाने के लिए कि बैलेंस शीट के अंदर कौन सी आइटम आ सकती है। तो इतनी ही चीजें आएगी ऐसा जरूरी नहीं है, सही है। वो क्या क्या और आएगा वो कंसेप्चुअली समझना है कि लायबिलिटी सिर्फ इतनी ही होती है क्या, नहीं और भी कुछ हो सकती है। मान लो मेरा एक्सपेंस था, रेंट पे करना था, इस महीने का रेंट था, 31 मार्च तक में मैंने पे ही नहीं किया, तो अभी भी पे करना बाकी है। अगर पे करना बाकी होगा तो वो आइटम भी इधर आनी चाहिए, है ना। जो पे करना बाकी है वो मैं लिख सकता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी होंगे वो भी वन ऑफ द हमारी लायबिलिटीज हो सकती है, जरूर हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में देना बाकी है ना। कोई भी एक्सपेंस हो, फिर रेंट हो या इंश्योरेंस हो या सैलरी किसी को देनी बाकी हो या वेजेस देने बाकी हो या कुछ भी हो, वो भी मेरे लिए करंट लायबिलिटी है। वैसे जैसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मानी जाती है, वैसे ही प्री रिसीव्ड इनकम हो तो वो मेरे लिए लायबिलिटी ही मानी जाएगी। जैसे कि कोई सेल करना अभी भी बाकी है और कोई एडवांस में मुझे अमाउंट देके चला गया कि ये लो मेरी अमाउंट बुक कर लो, ये है एडवांस बुकिंग, मैं लेके जाऊंगा कुछ दिन बाद, ठीक है। तो वो भी मेरे लिए क्या अभी काम करना बाकी है, इसलिए लायबिलिटी हो गई। तो ऐसा कुछ होगा तो वो भी इधर लिखा जाएगा। बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो इधर लिख दिया, बट कभी कभी आउटस्टैंडिंग के बाद प्रीपेड एक्सपेंस नहीं हो सकता। मुझे लगा ग्रीन कलर की पेन है, कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी तो हो सकता है। जो लाइट बिल आया था आपका 9,000 रुपीज, आपने पे कर दिया, 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए, तो वो अगले बिल में कम होके आएंगे, तो वो मेरे लिए फ्यूचर में मिलने वाला बेनिफिट है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो वो सब भी असेट्स में लिखा जाएगा, है ना। जैसे प्री रिसीव्ड इनकम इधर लिखी है मैंने लायबिलिटी में, वैसे ही इनकम नॉट येट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल लिख सकते हैं हम उसको, वो भी इधर ही आएगा क्योंकि असेट है, फ्यूचर में मिलने वाली है मुझे। तो सिर्फ लिमिटेड आइटम्स मैंने लिखी है इधर। फुल फ्लेज आइटम कंसेप्चुअली समझना है कि वो असेट है कि नहीं। असेट समझने के लिए हमारी डेफिनेशन याद कर लो कि जिसकी वैल्यू का बेनिफिट फ्यूचर में मिले वो असेट है। तो इसमें हर चीज का बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए मैंने उसको असेट में रखा है ना। जिसमें इधर जितना भी मेरा आउटस्टैंडिंग है, टू ओनर हो कि टू आउटसाइडर हो, वो सब मेरे लिए लायबिलिटी है, वो सब हमने इधर लिखा है। और शेयर ऑफ आउटसाइडर इन द बिजनेस टोटल असेट, उसको हम लायबिलिटी बोलते थे, ये सब मेरी लायबिलिटी मानी जाती है क्योंकि ये सब आउटसाइडर है। ये ओनर है तो ओनर का शेयर जो हो टोटल असेट में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो वो भी हम इधर ही लिखते हैं। आप वो चीज देख सकते हो ना कि हम पार्टनर की या ओनर की जो कैपिटल है उसको भी कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में। इससे एक चीज समझ में आती है कि ओनर अलग है और उसकी जो कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग है। दोनों वैसे भले चलाता ओनर ही हो, बट दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, लीगल एग्जिस्टेंस अलग अलग है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका ओनर भी एक लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है और कैपिटल इधर ही लिखी जाती है। इतनी चीजें पढ़ी हमने। तो आज हमने बेसिक पूरा फॉर्मेट का कंसेप्ट समझा है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स में बनने वाले हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम। पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज और ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का होता है। परचेज एक्सपेंसेस होते हैं सॉरी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, बट वो सब एक्सपेंस कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट एंड नॉर्मल। अगर एबनॉर्मल हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं। क्रेडिट साइड पे सेल लिखा जाता है, स्क्रैप सेल लिखा जाता है, जो फैक्ट्री में स्क्रैप हुआ उसका सेल लिखा जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक। इसका जो बैलेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस है तो इस तरफ ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है P&L अकाउंट के अंदर, और उसके बाद P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे हर तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं जो ऊपर एलोकेट नहीं होते। उसके अंदर सब हेड्स हमने बनाए थे, एडमिन और ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट तो आया ही था, प्लस अदर इनकम आ जाएगी। कोई अदर इनकम मैंने पहले भी बताया, शायद डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह वगैरह। इसका टोटल करके बैलेंस निकालोगे, मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसका होता है, नेट प्रॉफिट किसका होता है, अरे ओनर का होगा। तो ओनर का है तो ओनर की कैपिटल में प्लस कर देता है, सही है। कहाँ, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में मैंने इधर शॉर्ट में लिखा है, इधर मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है।
बट इससे आपको आइडिया मिलेगा थोड़ा कि बिजनेस चलता कैसे है। ऑल गुड। आप नोट डाउन करना चाहे कर लीजिए। पसंद की अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।